हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे डिस्कशन करने वाले हैं। हमने लास्ट सेशन में भी प्रैक्टिस सेट में अप्रॉक्स 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे रिलेटेड टू कॉमर्स। आज भी हम लोग और 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयूईटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ओडिशा सीईटी, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आप देखोगे ना, ये सारे क्वेश्चंस इक्वली रेलेवेंट है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन आज के सेशन की जो कॉपी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस पेपर में अगर आप देखोगे ना तो हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया है, तो आपके लिए कन्वीनियंट है। जिनको बेसिकली हिंदी में क्वेश्चन पेपर चाहिए होता है उनके लिए ये पेपर बहुत कन्वीनियंट रहेगा रीड करने में। देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, रॉयल्टी पेबल टू लीजी इज डेबिटेड टू। जो रॉयल्टी पेबल होती है लीजी को, वो हम लोग कहाँ डेबिट करते हैं? रॉयल्टी अकाउंट में, लैंडलॉर्ड अकाउंट में, पीएल अकाउंट में और नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ए, रॉयल्टी अकाउंट। नेक्स्ट, द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हम जो भी एक्सपेंस डेबिट करते हैं वो बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? परचेजिंग से रिलेटेड होता है, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, परचेजिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। करेक्ट आंसर होगा बी, परचेजिंग एक्सपेंसेस। एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बेसिकली हम लोग कहाँ दिखाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। अब देखो ट्रायल बैलेंस में कौन से एरर्स का नहीं पता चलता है? कंपनसेटिंग एरर का कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि होता क्या है कि ए के अकाउंट में न डाल करके उसको हमने बी के अकाउंट में डाल दिया। ए भी मान लो हमारा डेटर था, बी भी डेटर है, तो ये क्या आप कभी भी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से रिकॉग्नाइज कर पाओगे? नहीं। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आइटम कैपिटल आइटम होता है उसको शो करता है एज रेवेन्यू आइटम, तो उसका भी रिकॉग्निशन आप ट्रायल बैलेंस से नहीं कर पाओगे। एंड एरर्स ऑफ ओमिशन में यहाँ इनको मेंशन करना चाहिए था कंप्लीट एरर ऑफ ओमिशन, कि जो ओमिशन हुआ भी है वो आप पूरी तरीके से एंट्री करना ही भूल गए, तो ना तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो ये भी आप ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई भी एरर हम विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट, COGS फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विल बी। अब देखो COGS का फॉर्मूला क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास COGS आएगा 1,21,200, जो कि हमारे पास किसी भी गिवन ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इन फाइनल अकाउंट्स अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक इज एंटर्ड इन। अब जब नॉर्मल लॉस होता है स्टॉक का, ये कई बार हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाते हैं और ये कई बार हम PL अकाउंट में भी दिखा सकते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश। सोर्स ऑफ कैश मतलब जहां से पैसा आ रहा है। परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ फिक्स्ड असेट, सेल्स ऑफ फिक्स्ड। लास्ट के 3 केसेस में तो आपके पास कैश इनफ्लो होगा, जैसे आपने फिक्स्ड असेट बेचा तो पैसा आया, फिक्स्ड असेट इशू किया तो भी पैसा आया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन है। बट जब आप फिक्स्ड असेट खरीदने जाओगे तो नो डाउट कैश इनफ्लो नहीं होगा, कैश आउटफ्लो होगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, ये सोर्स ऑफ कैश नहीं है। नेक्स्ट, इफ रॉयल्टी पेबल 18,000 और शॉर्ट वर्किंग 9,000 है, तो मिनिमम रेंट कितना होगा? मिनिमम रेंट रॉयल्टी पेबल कितना है? 18,000 और कम कितना पड़ रहा है? 9,000, तो ओवरऑल हमारा मिनिमम रेंट कितना होगा? 27,000। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांसफर टू हायरर अंडर हायर परचेज सिस्टम। देखो हायर परचेज सिस्टम में जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना करो आपको गुड्स की ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती। तो क्या ट्रांसफर होगी? ओनरशिप ऑफ असेट्स, पोजेशन ऑफ असेट्स, सिर्फ और सिर्फ आपको असेट्स की डिलीवरी दी जाएगी, और जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे तब आपको ओनरशिप भी मिल जाती है। नेक्स्ट, द सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन फॉर ईच आइटम दैट अपीयर्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो अलग अलग हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं वो क्या होता है? लेजर होता है ना। कैश अकाउंट ओपन किया अलग, रेंट अकाउंट अलग ओपन किया, सैलरी अकाउंट अलग ओपन किया। क्लियर? लेजर, अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा ए, लेजर। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर कंपनी प्रमोटेड बाय नारायण मूर्ति इज इन्फोसिस। नेक्स्ट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? डिपेंडेंट ब्रांच ही ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करती है, बट उसके भी HO को ये फॉर्म करना पड़ता है, ये अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। दैट इज डिपेंडेंट ब्रांच और हेड ऑफिस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट,
इफ़ प्रॉफिट इज़ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस विल बी। इस पर हमने पूरा डिटेल डिस्कशन क्लास डाला हुआ है। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं की है तो वो भी हमने रिसेंटली टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, वो क्लास ज़रूर से कवर कर लेना। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल्स प्राइस। लेट्स से हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 100 और कह रहा है कि प्रॉफिट 25% है ऑन कॉस्ट प्राइस, तो हमारे पास सेल प्राइस कितनी हो गई 125। अब अगर हम प्रॉफिट निकाल रहे कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो आ रहा है 25%। अगर सेल प्राइस पे निकालेंगे तो कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100 और 20%, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए 20%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो। अगेन हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैश इनफ्लो का नहीं हो रहा है। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, अगर मान लो हमारा डेटर पहले 80,000 था और अब डिक्रीज होकर के 40,000 हो गया, इसका मतलब हमें कैश इनफ्लो हुआ होगा, हमें पैसा मिला होगा। शेयर इशू होने पे भी पैसे मिलेंगे, दैट इज कैश इनफ्लो होगा। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, लेट्स से हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 80,000 के और आज की डेट पे वो क्रेडिटर शो हो रहे 40,000, इसका मतलब कि हमने 40,000 का पेमेंट किया होगा और पेमेंट किया मतलब कैश आउटफ्लो है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, कि सी जो ऑप्शन है वो कैश इनफ्लो नहीं है। इफ द शेयर्स आर फोरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप अमाउंट, ये हमने पहले भी बताया है, करेक्ट आंसर होगा सी, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड्स। अगेन सोर्स ऑफ फंड्स की बात करें कैश इनफ्लो की, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, तीनों के इशू होने पे क्या होगा कैश इनफ्लो होगा, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन अ कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड। देखो एज पर कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 224 में अपॉइंट होते थे, बट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अब वो अपॉइंट होते हैं अंडर सेक्शन 139, तो आप लोग को ये सेक्शन याद रखना है, ना कि 224। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड, ये किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब अगर आप शेयर्स छीन रहे हो उसको री इशू कर रहे हो तो आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो, जो अमाउंट आपने फॉरफिटेड शेयर पे रिसीव की होगी, जितना भी अमाउंट, लेट्स से एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है तो सिर्फ उतना ही अमाउंट आप डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो, दैट इज 10% of paid up capital, 10% of capital reissued, the amount received on forfeited share. Correct answer होगा C. Next, balance of forfeited shares account after reissue of forfeited shares is transferred to no doubt capital reserve account. That is correct answer होगा B. Next, Y Limited is the subsidiary of X Limited. तो X Limited क्या हो गई, holding company of Y Limited. Z Limited is the subsidiary of Y Limited. अब Z लिमिटेड Y लिमिटेड की सब्सिडरी है, तो देखो यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है कि X होल्डिंग है Y की और Y होल्डिंग है Z की। द रिलेशन बिटवीन X एंड Y इज दैट ऑफ, यहाँ क्वेश्चन पूछना चाहिए था द रिलेशन बिटवीन X एंड Z लिमिटेड इज दैट ऑफ, Z सब्सिडरी है Y का और Y सब्सिडरी है X का, तो Z ऑटोमेटिकली किसकी सब्सिडरी मानी जाएगी, X की। नो रिलेशन बिटवीन X एंड Z, X लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ Z लिमिटेड बट Z लिमिटेड इज नॉट इट्स सब्सिडरी कंपनी, Z लिमिटेड इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ X लिमिटेड, करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट, द टर्म फंड एज यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मीन्स, ये पहले भी हमने बताया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय बैंकर बिफोर सैंक्शनिंग द लोन। लोन सैंक्शन करने के पहले जनरली जो रेशियो कवर किया जाता है बाय बैंक वो है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर, एनुअल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट और कंप्लीट ऑडिट। अब कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर और थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल इसमें से कौन सी ऑडिट चलेगी, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज बाय, वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि कंप्लीटली कंपनी बंद हो रही है, क्लोजर ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ असेट्स, एंड ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस और आर्टिकल, नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, एंड ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये किसका फॉर्मूला है, ये हमने वैसे डिस्कस भी किया हुआ है, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत सारी क्लासेस अपलोड की हुई हैं जहाँ पे हमने ये सारे टॉपिक डिटेल में डिस्कस किए हैं। वहाँ हमने बताया कि कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी किसका फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लीवरेज का, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट दैट द असेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट, असेट को आपको हमेशा वैल्यू करना होता है परचेज प्राइस पे या अक्वायर्ड प्राइस पे, मतलब जिस
प्राइस पे, जिस कॉस्ट पे आपने उसको खरीदा है, उसी प्राइस पे आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन मार्केट प्राइस, ऑन परचेज प्राइस, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ग्रेचुइटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज। अब देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुइटी रिसीव हो रही है तो ये एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1। और हमारे पास ऑप्शन में यहाँ फुल्ली टैक्सेबल की जगह फुल्ली एग्जेम्प्ट देना चाहिए था। क्लियर? तब ऑप्शन करेक्ट होता ए। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेज व्हेन, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि लेट से हमारे पास फिक्स कॉस्ट है 40,000 एंड हमारा जो प्रोडक्शन है वो है 10,000, तो हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हो गया 4। अब लेट से हमारा जो प्रोडक्शन स्केल है वो 15,000 तक बढ़ गया, तो इस केस में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? 2.67, दैट इज डिक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज कब होगा? जब हमारा प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज होके मान लो 8,000 हो गया, तो नो डाउट 40,000 डिवाइडेड बाय 8,000 5 रुपीज़ पर यूनिट हो जाएगा। तो जैसे हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज होगा हमारा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वॉज ल्यूका पिकोली, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के अगर कोई भी अग्रीमेंट बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वॉइड। एक्सेप्शंस होते हैं बट जर्नली क्या होता है कि उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को जहाँ कंसिडरेशन नहीं हो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न ना हो, उसको हम वॉइड कहते हैं। अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जर्नल रिजर्व शोन, जर्नल रिजर्व कहाँ शो किया जाता है? रिजर्व्स इन सरप्लस में, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, अगेन ये सेम क्वेश्चन है, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, इफ द लोन फ्रॉम वाइफ इज अज्यूम्ड टू बी गिवन आउट ऑफ हर पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से दिया गया लोन है तो उस तरह के लोन को हम लोग क्या कहेंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। करेक्ट आंसर होगा ए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। नेक्स्ट, ADRs आर इशूड इन, ADRs मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स की बात कर रहे हैं, और ये सबसे पहले इशूड हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, हमारे पास कुछ डिटेल्स दी हुई है और प्रॉफिट निकालना है, बहुत ही ईजिली आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप ओपनिंग कैपिटल में फ्रेश कैपिटल ऐड करते हो, प्रॉफिट ऐड करते हो, ड्रॉइंग्स लेस करते हो, तो हमारे पास आता है क्लोजिंग कैपिटल। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया है 45,000, ड्रॉइंग्स दिया है 10,000, फ्रेश कैपिटल दिया है 5,000 और प्रॉफिट पूछा है, और इन सब की वैल्यू कितनी दी है? 75,000। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 40,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 75,000, और x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 35,000, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, डेप्रीसिएशन हम हमेशा देते हैं टैंजिबल एसेट पे और अमोर्टाइजेशन देते हैं इंटैंजिबल एसेट पे, तो करेक्ट आंसर होगा ए, फिक्स्ड एसेट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग भी आएगा, ट्रेनिंग आएगा, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, सब इसका पार्ट होता है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? पहले भी डिस्कस किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अब देखो, कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। सेक्शन 25 में ये बताता है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होते हैं, एंड सेक्शन 10 में जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किया उसमें ये लिखा है कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दैट इज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज, अब रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को हम और किस नाम से जानते हैं? अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो क्या ये इनकम है? एन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये एक ऐसी इनकम है जो कि आपको एडवांस में मिलती है। नेक्स्ट, सेल्स टू राम ₹500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹50 वुड इफेक्ट। अब देखो, सेल हुआ बट सेल अकाउंट में कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके अकाउंट में, उसके लेजर में गलत पोस्टिंग हुई है, तो किसके अकाउंट को अफेक्ट करेगा? ओनली राम्स अकाउंट, तो करेक्ट आंसर होगा बी। हु हैज कॉइन्ड द टर्म नेट ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज NOI, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, डेविड ड्यूरेंट, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, a citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India to become resident at least 182 days, that is correct answer होगा A।
नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लीवरेजेस, ये अभी ऊपर भी डिस्कस किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये किसका फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग लीवरेज का, तो करेक्ट आंसर होगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम कौन सा नहीं है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, डेप्रीसिएशन है, पर कैश सेल, ये तो कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम नहीं है। करेक्ट आंसर होगा डी। हाई फाइनेंशियल लीवरेज इज अ ब्लेसिंग व्हेन द अर्निंग्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, अर्निंग्स आर लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट, अर्निंग्स इक्वल्स द कॉस्ट ऑफ डेट। जब आपकी अर्निंग कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब अगर मान लो आपने जो डेट्स इशू की है वो 10% पे किए हैं और आपकी अर्निंग 11% है, तब तो हाई फाइनेंशियल लीवरेज आपके लिए ब्लेसिंग होगी। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोजेस एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और एरर ऑफ बैलेंस। पहले 3 जो एरर है ये कभी भी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो। बेसिकली यहाँ कौन से ओमिशन की बात कर रहा है, कंप्लीट फुल ओमिशन, नॉट पार्शियल ओमिशन। तो करेक्ट आंसर होगा एरर ऑफ बैलेंस है। सिर्फ आप बैलेंस की डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है कि नहीं टोटलिटी में, सिर्फ यही आप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट, परचेज अ मशीनरी फॉर 2000 बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट इज, आपने एक मशीन खरीदी, मतलब ये कैपिटल आइटम है और उसको आपने गलती से कहाँ दिखा दिया, रेवेन्यू आइटम में, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, टेस्ट चेकिंग रिड्यूसेस द, टेस्ट चेकिंग हमेशा ऑडिटर के काम को रिड्यूस करता है, ना कि लाइबिलिटी को। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, और हमने इस पर पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट, इन विच पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट द परमानेंट करंट एसेट आर फाइनेंस बाय शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, कंजर्वेटिव पॉलिसी, अग्रेसिव पॉलिसी, मॉडरेट पॉलिसी और ऑल ऑफ द अबव। देखो अग्रेसिव पॉलिसी कैसी पॉलिसी है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, जहां हम परमानेंट करंट असेट को फाइनेंस करते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज गिवन द फॉर्मूला प्राइस इज इक्वल टू, मतलब ये मार्केट प्राइस पर शेयर की बात कर रहा है, इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय के, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ फॉर डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी। ये भी हमने अपने FM के क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये गॉर्डन फॉर्मूला है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। ये ओवरऑल नेक्स्ट 50 MCQs से रिलेटेड टू कॉमर्स, और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, तो हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। और कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो एंड व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं हमारी क्लासेस ज्वाइन करने में रिलेटेड टू MCOM एंट्रेंस एग्जाम, वो भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। हमने जो कोर्स लॉन्च किया है इसमें हम ओवरऑल सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो रेलेवेंट नहीं है वो स्किप कर देंगे, एंड जो उसके साथ साथ टेस्ट चल रहा है उसमें बेसिकली आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट मिलेगा। बाकी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।